प्रणाम गुरुजी। स्वागत है। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का प्रश्न मैंने ही पूछा है गुरुजी। प्रश्न है, नेपाल सरकार को न्याय स्थापना करने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? कृपया विस्तार में बताने की कृपा कीजिए। दूसरा प्रश्न है गुरुजी, जो रीवा से मधुर जी ने पूछा है। वे पूछते हैं, आदरणीय गुरुजी, सादर चरण स्पर्श। सभ्यता और सांस्कृतिक रूप में भारत के ही हिस्से नेपाल में राजनैतिक उथल पुथल मची हुई है। कुछ वर्षों पूर्व राजतंत्र से लोकतंत्र में परिवर्तित हुए नेपाल में क्या यह लोकतंत्र की भी असफलता है? क्या जेएनजी आंदोलन के बाद ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम से नेपाल में प्रधानमंत्री के चयन में डिजिटल वोटिंग सिस्टम और महालोकतंत्र की एक झलक दिखाई देती है? इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या संदेश है? धन्यवाद गुरुजी। स्वागत है दोनों प्रश्नों का। दोनों प्रश्न भी बहुत समसामयिक हैं। वर्तमान में नेपाल, जो कि भारत का पड़ोसी देश है, छोटा सा, वहाँ बहुत समय से राजतंत्र ही कायम रहा है। धीरे धीरे वहाँ लोकतंत्र प्रवेश कर रहा है, क्योंकि अभी ठीक से तो लोकतंत्र किसी देश में नहीं है, लेकिन वहाँ जो हल्का फुल्का लोकतंत्र होना चाहिए वो भी प्रायः गायब था। प्रश्न ये पूछा गया है कि वर्तमान नेपाल की उथल पुथल के बीच में सरकार को न्याय स्थापना के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा डॉक्टर साहब का पूछना है। ये नेपाल की बात नहीं, ये तो प्रश्न जो है किसी भी राष्ट्र के लिए पूछा जा सकता है। न्याय की तो प्रोसेस सभी के लिए समान ही है। किसी राष्ट्र में न्याय नहीं है। न्यायालय भी न्यायशील नहीं है किसी भी राष्ट्र के। ये ग्लोबल समस्या है, सार्वभौम समस्या है। रही लोकतंत्र की बात, तो लोकतंत्र वास्तव में लोकतंत्र का प्रभावी होना या अप्रभावी होना या ठीक से काम न कर पाना या लोकतंत्र का विफल होना, इस तरह की कोई बात नहीं होती। दरअसल लोकतंत्र ही न्याय है। तंत्र का अभिप्राय शासन से। शासन यदि लोकमत पर आधारित हो तो लोकतंत्र हो जाएगा। अभी जो दुनिया में लोकतंत्र चल रहा है वो केवल विधायिका के गठन के लिए चल रहा है। सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका उनमें से एक है। दूसरा मंत्रिका है। तीसरा अंग उसका न्यायिका है, जिसे न्यायालय कहते हैं। तो विधानमंडल, मंत्रिमंडल और न्यायमंडल, 3 हिस्से हैं। विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका। प्रशासन इससे अलग होता है, जिसे कार्यपालिका कहते हैं। अभी तो कंफ्यूज्ड हैं लोग कि कई मंत्रिमंडल को ही कार्यपालिका समझ बैठते हैं। कार्य निर्धारण करना ये सरकार का काम है, कार्य का पालन करना नहीं।
कार्य का निर्धारण करना, नियत करना, प्रशस्त करना, कार्य को तय करना, नियम क्या होंगे, नीतियां क्या होंगी, निर्णय क्या होंगे। विधायिका नियम तय करती है, कानून तय करती है, विधान तय करती है। मंत्रिका नीतियां तय करती है, परामर्श तय करती है। मंत्रणा को ही परामर्श कहते हैं, सलाह भी कहते हैं। तीसरी जो न्यायिका है उसकी भूमिका होती है कि किन्हीं भी उलझे हुए विवादों को निपटाना, फैसले करना। वो नियम नीति निर्णय के आधार पर भी जो सरकारों द्वारा, दोनों अंगों द्वारा प्रशस्त है नियम नीति, उनके आधार पर भी वो फैसले कर सकता है और स्वाविवेक से भी कोई फैसले दे सकता है। किसी उलझे हुए मामले पर किसी भी विवाद को निपटाना है, उसे कैसे भी निपटाए। नियम उपलब्ध है तो नियमानुसार फैसले दे, नीतियां उपलब्ध है नीतियों के अनुसार फैसले दे, और नियम नीति जिन बातों के नहीं है उसका भी कोई विवाद आ जाए न्यायालय में, तो तात्कालिक विवेक से न्यायाधीश कोई भी निर्णय ले सकता है, उसके आदेश जारी कर सकता है। तो ये जो नियम नीति निर्णय विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका के द्वारा किए जाते हैं, इनका क्रियान्वयन कार्यपालिका का काम है, जिसे प्रशासन कहते हैं, जिसे राज्य कहते हैं। तो राज्य और नेतृत्व ये दोनों अलग बातें हैं। रक्षति इति राज्यम और नयति इति नीति, अंतर है। जो न्याय करता है, जो नीतियां बनाता है, जो नियम बनाता है, उसे नयन कहते हैं, नेतृत्व कहते हैं। इस नयन को करने वाला नायक कहलाता है। संस्कृत की नी धातु है जो नेतृत्व करने, आगे बढ़ाने, मार्गदर्शन करने, रास्ता दिखाने इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त होती है। तो नेतृत्व के तीन ही काम हैं: विधान बनाना, मंत्रणा देना, निर्णय करना, माने नियम नीति निर्णय तैयार करना। ये तीनों बनाना उन अंगों का काम है, लेकिन इन तीनों नियमों, नीतियों, निर्णयों को पारित करना या निरस्त करना ये सार्वजनिक रूप से होना चाहिए, जिसमें उनके भी वोट शामिल होंगे और बाकी पूरी जनता के भी। तो लोकमत से ये नियम नीति निर्णय पारित हों तो उसे कहते हैं लोकतंत्र। और जब वहां जो बैठे हुए कोई राज पदाधिकारी हैं, कोई प्रशासक हैं, कोई शासक हैं, कोई विधायक हैं, कोई मंत्री हैं, कोई नेता हैं, कोई न्यायाधीश हैं, यदि वे अपने द्वारा तैयार किए गए नियमों, नीतियों, निर्णयों को खुद ही पारित अथवा निरस्त कर रहे हैं, लोक मत देख ही नहीं रहे, लोक सहमति ली ही नहीं जा रही है, तो सीधे सीधे प्रजा गुलाम होती है। जिसके कहने से शटर उठ जाए, जिसके कहने से शटर गिर जाए दुकान का, उसे मालिक कहते हैं। कितने बजे दुकान खुलेगी, कितने बजे बंद होगी, ये जो तय करता है, जिसकी सहमति से ये होता है, वे मालिक कहलाते हैं। मिल्कियत सार्वजनिक हो तो नियम कोई भी योग्य आदमी बनाए जो नियम बनाने के योग्य है, निर्णय कोई भी योग्य आदमी जो दे सकता है, जो निर्णय लेने योग्य है, फैसले देने योग्य है, जजमेंट करने योग्य है। विधान कोई भी रच सकता है जो विधान बनाने की योग्यता रखता हो, लेकिन इसको पारित खारिज करना लोकमत से होना चाहिए, तो इसे लोकतंत्र कहेंगे।
इतनी सी कुल बात है लोकतंत्र की, और ये यहां से लेके अमेरिका तक कहीं भी नहीं है लोकतंत्र। राजा चुन रहे हो, राजनेता चुन रहे हो, राष्ट्रपति चुन रहे हो, राजनियम नहीं चुन रहे हो, राजनेता चुन रहे हो, राजनीति नहीं चुन रहे हो, राजनेता चुन रहे हो, राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं चुन रहे हो, राष्ट्रपति चुन रहे हो। आप लोग बहुत बड़े भ्रम में हो दुनिया के लोगों। पढ़े लिखे होने के बावजूद तुम भैंस से ऊपर नहीं गए। काला अक्षर भैंस बराबर अभी भी इनका सबका बना हुआ है, उसी का वो फायदा उठाते हैं। अगर मछलियों को ये ज्ञान हो जाए कि ये मछुआरे लोग जो ये चारा दाना डाल रहे हैं वो उनके पोषण के लिए नहीं है, उनके शोषण के लिए डाला गया है, लेकिन देख के ये मछली को अकल कितने वर्षों में आएगी? अगर कभी नहीं आएगी तो मछलियों का शिकार घाटों पर कभी बंद नहीं होगा। मछलियों का शिकार रुकेगा नहीं। तो एक ही तरीका है, और वो क्या है कि मछलियों को ये जानकारी और जागरूकता हो जाए। इसके लिए उनका बौद्धिक विकास जरूरी है। बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के बिना आपका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक कोई विकास नहीं होता। जैसे मछलियों का नहीं हो रहा है, बंदरों का नहीं हो रहा, भैंसों का नहीं हो रहा, क्योंकि वो शिक्षित नहीं हो पाते। शिक्षा ग्रहण करने की उनकी सामर्थ्य भी नहीं है। मनुष्यों की कृपा पर ही उनका जीवन यापन है। ये चाहे तो उनका कत्ल करे, बधशालाएं उनके लिए बना दे, चिकवा घर बना दे, और चाहे तो उनको भी उछलने कूदने दे, खेलने दे, नाचने दे। इसकी कृपा पर ही है उसका जीवन। जितने दिन ये कृपा मनुष्य करेगा उतने दिन तक वो जिंदा रहेगा, अथवा उसे मरना होगा। गो हत्याएं इतनी हो रही, गोवध इतने हो रहे हैं, बकरों के वध हो रहे हैं, दूसरे ऊंटों के वध हो रहे हैं, सबकी पूरी तरह से जिंदगी समाप्त की जा रही। उनकी जीवन यात्रा इसकी मुट्ठी में है मनुष्य की, और ये क्रूर है, उनको निपटा रहा है। उसी तरह से उनके जैसे ही जो मनुष्य भी हैं, वो भी उसी तरह से इन चालाक मनुष्यों के, जो पढ़े लिखे हैं, इनके कृपा दृष्टि पर ही इनकी जिंदगी होगी कि वो इनके गले में सांकल डालें अथवा नहीं। इनके श्रम का अपने पास शोषण करके रख लें, जैसे कि जंगली लोग मधुमक्खियों के छत्ते का पूरा शहद उठा लाते हैं और इसमें कोई भी शोषण की बात नहीं आती, न कोई बोलता। गायों का दूध निकाल लेते हो, भैंसों का दूध निकाल लेते हो, पेड़ों का आम फला, पूरा पेड़ आम उसका है, आप पूरा आम तोड़ लाए। गंगा में पानी आया, आप उससे गंगा जल भर लाए। ऑक्सीजन पेड़ों ने लीक की, हवा में ऑक्सीजन आई, आप पी गए सांसों से। तो आपने हवा खींच ली, आपने पानी खींच लिया, आपने फल खींच लिए, आपने शहद खींच लिया, आपने दूध खींच लिया, आपने सब खींच लिया। लेकिन आपने इसके लिए उनके प्रति यदि कोई हिंसक वृत्ति नहीं अपनाई, उनको एक माता पिता की तरह समझ करके आपने उनसे कुछ भी प्राप्त कर लिया, ना उनको गाली दी, ना मारा, ना पीटा,
आप गंगा जी को मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। तो आपने यहाँ माँ माना और उसका पानी पिया। आपने यहाँ पेड़ों को पूज्य पिताजी की तरह पूजा किया और उनके फल खाए, पेड़ राजी रहे। जब आप पेड़ों का वध करने लगे तो अपने आप ही उनके फल क्षीण होने लगे, उनका फलन कम हो गया। नदियां गंदी होने लगी जब आप उनका पिता तुल्य आदर करना छोड़ दिए, तो नदियां गंदी होने लगी, हवाएं गंदी होने लगी, पर्यावरण प्रदूषित होने लगा। सब कुछ आपके नाश के लिए। जैसे माता पिता जब नाराज हो जाते हैं तो बच्चों का विनाश लगभग 100% सुनिश्चित हो जाता है। वैसा ही पूरी प्रकृति के साथ है। प्रकृति तुम्हारी माँ है, वो सब जड़ वस्तुएं, पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पति सब बनाया, जीव जंतु बनाए और आपको दिया, आपको अकल भी दिया कि इनको सताए बिना, क्योंकि सब तुम्हारे ही अंग प्रत्यंग हैं, उनसे ही तुम्हारा शरीर बन रहा है। वो जो आपने गेहूं खाया शरीर बन गया, आम खाया शरीर बन गया, दूध पिया शरीर बन गया, शहद खाया शरीर बन गया, पानी पिया शरीर बन गया, एवरीथिंग उसी के आप बन रहे हो। तो उसी की खिलाफत क्यों कर रहे हो? इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। इस भाव से तुम जीवन जीना शुरू करो, कोई उपद्रव नहीं है। लेकिन जब तुम उनका शोषण करने लगते हो, प्रजा से टैक्स ले लो, कोई मना कहां कर रहा है। ये वैसा हुआ जैसे आम से आम ले लिया आपने बगीचे से, आम के बगीचे से, अमरूद के बगीचे से अमरूद ले लिया, मधुमक्खियों से शहद ले लिया। मधुमक्खियों को इतनी कोई लिप्सा नहीं है अपना शहद चाटने की, वो इकट्ठा कर रही हैं, वो गिर जाए छत्ता तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और लगातार लाखों चक्कर काट के वो उसको इकट्ठा करते हैं। लेकिन आप उनका शहद अगर ले भी लेते हो तो उनको ना कोई उसके पीछे थकान है ना कुछ है, वो आपके जैसी थकान वाले नहीं। तो वो कितना भी इकट्ठा करके आपको दे देंगे। जैसे बिजली थकती नहीं है, आपको पंखा चला रही है, आप नीचे लेटे हो, कोई कहेगा बिजली का भयंकर शोषण हो रहा है, नहीं, ये मातृवत है आपके लिए, पितृवत हैं। तो माता पिता की तरह हैं। जैसे माता पिता आपको पालने पोसने में थकते नहीं हैं, कुछ भी आपको वो देने तैयार हैं, क्योंकि वो तुमको अपने से भिन्न नहीं मानते। तो अपने को ही देने खिलाने पिलाने जैसा लगता है। अपना तो जहां है वहां पर थकान नहीं है। उसके लिए काम कितना भी करो, कितने बार भी चाय बनाओ, थकान नहीं होता। कितने बार भी उसकी मालिश करो, थकान नहीं होती। जहां अपनापन नहीं है वहां एक चाय बना के देने में भी थकान अनुभव होती है। अब औरतें शादी हो के आ रही, घरों में चूल्हा अलग, अब वो चाय नहीं बनाएगी सबके लिए, खाना नहीं बनाएगी सबके लिए। क्यों? अपनत्व तो नहीं है तो थकान है। जहां अपनापन है वहां कोई थकान नहीं। रातों दिन काम करता हुआ भी आदमी नहीं थकता यदि उसका अपनत्व तो जाग जाए। इस अपनत्व को प्रेम कहते हैं। यदि ऐसे पिता तुल्य आप नेता बनाओ और भ्राता तुल्य, पति तुल्य, छत्री बनाओ, राष्ट्रपति कहते तो हो, राजनेता राष्ट्रपिता है और प्रशासक जो है राष्ट्रपति। पति माने संरक्षक, भ्राता माने भरण पोषण करने वाला। पति को भी भर्तार कहते हैं, भरण पोषण करने वाला। भाई को भी भ्राता कहते हैं, भरण पोषण करने वाला। पत्नी को भार्या कहते हैं, जिसका भरण पोषण किया जाना है। आश्रितों को भृत्य कहते हैं, जिनका भरण पोषण किया जाना है। तो ये सारे के सारे अगर आपके बड़े भाई की तरह हो, आपके पिता की तरह हो, तो वो आपसे घूस नहीं मांगेंगे। वर्णाश्रम व्यवस्था इसीलिए लाई गई कि योग्यता के अनुसार नियुक्ति करो। अयोग्य व्यक्ति को बैठा दिए, वो चाय ही नहीं बनाएगा।
वो थकेगा। वो आपको अपना बच्चा नहीं मान रहा, वो आपको अपना भाई नहीं मान रहा छोटा, तो वो आपके लिए थक जाता है। एक कोई लड़की अपने छोटे भाई को, मोटा ताजा है, वजनदार है, उसको उठा के वो पहाड़ी चढ़ रही थी। कहीं हमने पढ़ी ये घटना। तो किसी रास्ते में राहगीर ने उसको टोका कि तुम इसको नीचे उतारो, खुद तो चढ़ नहीं पा रही हो, ऊपर से इसका बोझ लाद रखी हो, नीचे करो और लेके चलो इसको, चढ़ो ऊपर। तो उसने उसको घूर के देखा और कहा कि उसका छोटा भाई है, तुम उसको बोझ बोल रहे हो, वो नहीं रखेगी नीचे, उसको लेके ही चढ़ेगी। कितनी भी उसको तकलीफ हो, वो थक ही नहीं रही है, उसको दर्द भी नहीं हो रहा है। प्रेम दर्द नहीं होने देता। जब भी तुमको झंझलाहट लगे तो समझना तुम्हारा प्रेम नहीं जागा। जब भी तुमको देश की सेवा में, जनता की सेवा में, परिवार की सेवा में, घर की सेवा में, किसी के प्रति सेवा करनी पड़े और तुमको थकान लगे, दर्द हो, तो समझ जाना कि तुमको प्रेम नहीं है। कर्ण को शिक्षा दे रहे थे परशुराम। थोड़ी देर में वो लोग देर तक अभ्यास किए थे, बोले चलो थोड़ा आराम कर लें पेड़ के नीचे बैठ के। तो बैठ गए और परशुराम लेटना चाहे तो कर्ण यंग है, उसकी जंघा पर सिर रख के वो लेट गए। थोड़ा सा उसने देखा कि उनको झपकी सी आ रही है, विश्राम में है। इसी बीच में उसने देखा कि एक गोजर जैसा कोई कीड़ा आके उस पैर में, जंघे के नीचे काटने लगा। उसने कहा यदि मैं पैर हिलाता हूं तो इनका विश्राम भंग होगा। तो वो तब तक बैठा रहा जब तक कि वो स्वयं से नहीं उठे। तब तक उस कीड़े ने बहुत काट दिया, दर्द हुआ बहुत, लेकिन उसकी सहिष्णुता ने, ये जो उसको श्रद्धा है, उसको जो प्रेम है, उसने दर्द अनुभव नहीं होने दिया। इतनी सहिष्णुता दे दी उसको। प्रेम हो तो कष्ट नहीं होता। प्रेम हो तो सरदार भगत सिंह देश के लिए फांसी चढ़ जाता है। प्रेम हो तो बहुत लाठियां खाते हैं गांधी जी देश के लिए। जाने कितने सुखदेव राजगुरु फांसी चढ़ गए, कितने डंडे खाए, बर्फ की सिल्लियों पर लेटा लेटा के अंग्रेजों ने मारा। वो देश के लिए जी रहे थे, देश के लिए मर रहे थे। दर्द तब होता है जब प्रेम कम हो जाए। दूसरे की बात से भी तकलीफ तभी होती है जब प्रेम कम हो जाए। अपमान की अनुभूति तभी होती है जब प्रेम कम हो जाए। प्रेम है तो काहे का अपमान। ये बहुत जरूरी है समझना कि आप राजा बन गए और प्रजा को न शिक्षा दे रहे हो, न रोजगार दे रहे हो, न सुविधाएं दे रहे हो, न संरक्षण दे रहे हो, चारों जनाधिकार गायब। निजी चरित्र की स्वतंत्रता भी नहीं दे रहे हो कि वो जब मर्जी तो शादी कर सके, जब मर्जी तलाक दे सके। लड़ मर रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं 40-40 साल से, लोगों के फैसले नहीं हो रहे। एक महिला शादी करती है, 7 दिन बाद ही वो तलाक की अर्जी लगा देती है, एलुमिनी मांग रही, हर जाना लाखों रुपए, 6-6 लाख रुपए मांग रहे हैं मंथली। 6,000 रुपए कमाना उनको मुश्किल है खुद से। इतना हर जाना, इतना मुआवजा उनको, किस बात? एक दूसरे को ठग रहे हो कानून बना बना के। तो ये धंधा बंद करो। निजी चरित्र के मामलों में स्वतंत्र रखो। कोई शादी करेगा नहीं करेगा, कोई हेलमेट पहनेगा नहीं पहनेगा, तो ये निजी मामलों में कानून क्यों है? तो निजी मामला है, कोई हेलमेट पहनेगा कि नहीं पहनेगा, शादी करेगा कि नहीं करेगा, किसी के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, उसका निजी मामला है। पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों स्वतंत्र होने चाहिए। वो तलाक देंगे कि नहीं तलाक देंगे, उनको सोचने दो ना खुद। कोई किसी दूसरे को सताए,
तो बात समझ में आती, कोई किसी को कहे जबरदस्ती तुझे साथ रहना पड़ेगा, अब ये दिक्कत वाली बात है। लेकिन जहां साथ नहीं रहने की बात है वहां भी वो कहते नहीं तुमको साथ रहना पड़ेगा, ऐसा कानून बना रखा है। आप जी रहे हैं तो निजी चरित्र की स्वतंत्रता नहीं है आपके राष्ट्र में, पारस्परिक व्यवहार की प्रतिबद्धता नहीं है आपके राष्ट्र में, तो कहां लोकतंत्र है? आपके मत से अगर कुछ होने लगे तो आपके विरुद्ध जितने हर्जाने के मामले हैं एक भी कानून पारित नहीं होगा, चाहे करके देख लीजिए। लोक से पूछे बिना नियम नीति निर्णय लागू कर रहे हो, पारित कर रहे हो, खारिज कर रहे हो, जन सहमति नहीं ली जा रही, लोकमत नहीं लिया जा रहा है। एक भी कोई कानून आज तक लोक सहमति से नहीं पारित हुआ है और कह रहे हैं लोकतंत्र है। कहां लोकतंत्र है? किस देश में लोकतंत्र है? पृथ्वी पर एक भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जिसमें लोकतंत्र हो। राजा चुन रहे हो तो ये लोकतंत्र थोड़ी है, तंत्र तो शासन होता है। शासन कहां चुन रहे हो? तुम तो शासक चुन रहे हो। नीति कहां चुन रहे हो? तुम तो राजा चुन रहे हो। निर्णय कहां चुन रहे हो? केवल विधायिका का गठन, एकमात्र मताधिकार। अब 12 मताधिकार होते हैं, 3 सत्ता के, 3 व्यवस्था के, और पारित खारिज करने के 2-2, तो 3-3 6 और दूनी 12 मताधिकार होते हैं। एक प्राप्त है, 11 आपके पास नहीं है। किसके पास है? उन लोगों ने, 1% आदमियों ने, 1% से भी कम है वो सबके पास 12 मताधिकार है। अब आपके पास नहीं। बोले बाबा ने आपको मताधिकार दे दिया। अरे भैया, लोकतंत्र माने मताधिकार जनमत होता ही है, कोई बाबा कहां से दे देगा? लोकतंत्र अगर लागू हो रहा है किसी देश में तो 12 मताधिकार होने चाहिए थे। एक मताधिकार जनता को दोगे, बाकी सब अपने पास रखोगे। ये कितनी खतरनाक बात है। लोक मत पर आधारित नियम नीति निर्णय पारित खारिज नहीं हो रहे हैं और लोक मत बता रहे हो लोकतंत्र है। तो अभी किसी देश में नहीं है। हाँ, नेपाल में उथल पुथल जो मची है वहां डिजिटल वोटिंग सिस्टम पर आधारित एक प्रयोग हुआ है कि वो थोड़ा सा कुछ, कोई प्रधानमंत्री चुनने के लिए वहां बात हो रही कि जनता से वोटिंग करा लो। नियम नीति निर्णय पर वोटिंग कराओ, संविधान बनाओ और उसे वोटिंग से पारित खारिज करो। और संविधान के किसी भी प्राविजन को जब भी कोई चैलेंज कर दे नागरिक, तो उसको पारित खारिज लोकमत से ही किया जाए। तुरंत खारिज कर सको, तुरंत पारित कर सको। नया नहीं है तो प्रस्ताव भी रखने का जनता को अधिकार होना चाहिए। कोई उसे मना करे तो जनता का वोटिंग कराया जाए। अब बहुमत आ जाए, अगर 50% से अधिक आता है मत तो उसे पारित माना जाए। 75% से आता है तो विशेष बहुमत, 95% से अधिक आता है तो पूर्ण बहुमत, और 100% कोई विरोध ही ना करे, ऐसे ही पारित हो जाए तो उसे सर्वमत कहते हैं। 50% से अधिक पर सामान्य बहुमत। तो सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत, पूर्ण बहुमत और सर्वमत, ये 4 स्थितियां होती हैं लोकमत की। इन पर आधारित नियम नीति निर्णय पारित खारिज करो। भारत में भी, नेपाल में भी, पाकिस्तान में भी, श्रीलंका में भी, भूटान में भी, वर्मा में भी, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, रूस में, चीन में भी। कोई गुंडा कैसे अधिकार आप बना रहे हो कि एक गुंडा जो है उसके मत से चलेगा सब कुछ? अब वो गुंडा ही है, तुम्हारी कुछ सुन नहीं रहा, फिर भी तुम कितने मूर्ख हो, भैंस बराबर तुम्हारी अकल। और तुमको पूरी दुनिया में 8 अरब आदमी मूर्ख हैं, ये सोच के देखो जरा। इसमें शिक्षित कौन है? जो शिक्षित है वो धूर्त है। प्रेमचंद ने वही तो कहा, शिक्षितों के द्वारा अशिक्षितों के शोषण की व्यवस्था ही सरकार है। तो पूरी दुनिया की सरकार, चंद धूर्त उस पर कब्जा कर लेते हैं और बाकी सबके मताधिकार छीन लेते हैं, अपने पास सारे मताधिकार रख लेते हैं। सारे नियम नीति निर्णय वो खुद ही बनाते हैं, खुद ही पारित खारिज कर लेते हैं, आपके पास खबर ही नहीं आती। तो कहीं भी नहीं है लोकतंत्र।
8 अरब आदमी अपनी मूर्खता का प्रमाण दे रहे हैं, और चंद कुछ इसमें धूर्त घुसे हुए हैं, वो गिनती के 1% भी नहीं है, वो अपनी धूर्तता का प्रमाण दे रहे हैं। चंद गुंडे कब्जा किए हुए हैं पूरी दुनिया के हर राष्ट्र पर, अब कोई जागरूकता नहीं है। आप कह रहे हैं कि जैन जी क्या होता है? बेमतलब हर ग्रुप में कि जो 15 साल का है वो इस ग्रुप में है, जो 25 साल का है वो इस ग्रुप में है, जो 30, इससे थोड़ी कुछ होता है। शरीर की आयु से तुम्हारी अकल का कोई लेना देना नहीं। यदि तुम मूर्ख हो तो तुम मूर्ख हो। भैंस किस जैनजी में आती है? तो ये भैंस जी हैं सब, हर वर्ग का आदमी भैंस जी है। कैसे, जब इसको अकल ही नहीं है। ये मछली की तरह अपने खिलाफ कानून होते हुए भी शांति से बैठा है। गांधी जी कहते थे ऐसे कानून को मानना नामर्दी है जो न्याय संगत ना हो। अगर कानून अन्यायकारी लगे तो उसको मानना नामर्दी है। जो समान अधिकार न देता हो वो सब अन्याय है। कहां समान अधिकार है? न शिक्षा का समान अधिकार है, न रोजगार पाने का समान अधिकार है। चंद लोग सब कब्जे आए हुए हैं, शिक्षा भी, और चंद लोगों के हाथ में रोजगार है। और वो चंद लोग कौन है? सबको पता है। हर वर्ग के 1 से 5% आदमी हर चीज कैप्चर किए हुए हैं। और वो जात बिरादरी सबकी एक है। ऊपर नीचे आपको चमकाया जाता है कि जातिवाद है, भैया जातिवाद से लड़ते रहो। तुम और कब्जा किए वही बैठा रहता है जो जातिवाद का बिगुल बजा रहा है। कोई जातिवाद कहीं कुछ नहीं होता, सिर्फ शिक्षावाद होता है और रोजगारवाद होता है। ये दोनों चीजें तुमको मिल जाए, ना कोई इस दुनिया में जाति है, ना कोई वंश है, ना कोई कुल है, ना कोई गोत्र है, सब बेकार की बातें हैं। अगर ये नहीं तुमको प्राप्त है शिक्षा रोजगार आदि, तो तुम सब भैंस हो। तुम्हारी एक ही जात है कि तुम सब भैंस हो, तुम सब मछली हो। और जो सब कब्जियाए हुए है वो मछुआरा है। घाट पे कटिया डाले हैं, तुमको 5-5 किलो राशन दे रहा है। कोई तुमको झुंझुना पकड़ा रहा है, कोई लैपटॉप दे रहा है, कोई मोबाइल पकड़ा रहा है, कोई अब तुमको शिक्षा रोजगार नहीं दे रहा है। सनातन वर्णाश्रम धर्म 25 साल तक शिक्षा अनिवार्य करता है। विद्यारंभ संस्कार करो, 25 साल पढ़ो। फिर गार्हस्थ आश्रम 25 के बाद वो कृषि, वाणिज्य, राज, नेतृत्व, 4 में से जिसमें पास हो जाओ वो ले लो। इनमें चारों में जो नहीं पास होता, वो कर्म नहीं करना चाहता माने या असमर्थ है, तो उसको जंगल की सारी व्यवस्था छोड़ दो, वन संपदा उसको दे दो पूरी। वहां मुफ्त में प्राकृतिक रूप से सारी चीजें पैदा होती हैं, फूल, पत्र, पान, लकड़ी, काश, सब जो जिसको जो उसकी जरूरत की है। तो जल, जंगल, जमीन उसको दे दो। अब बाकी जो सामान्य कृषि योग्य भूमि है वो किसानों को दे दो, वाणिज्यिक संपत्तियां बनियों को दे दो, राजकीय संपत्तियां राजकर्मियों को दे दो। और जितना ये मठ मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद सब ये हैं, ये सब जो आपके पुरोहित वर्ग हैं, इमाम, पुरोहित और पादरी, और ये जितने साधु बने टहल रहे हैं, भिक्षु, शिक्षु, कुछ भिक्षु तो खैर बकलोले हैं, लेकिन फिर भी मान लो तो उनको दे दो, छोड़ो चलो, लामा लूमा कह दो। भिक्षु कहना तो इनको मतलब बदनामी टाइप की। तो इसलिए जो भी पुरोहित वर्ग है, एक शब्द में, उसको ये सारा मठ मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च में जो भी चंदा चढ़ोतरी आता है, दान दक्षिणा आता है, वो सब उनको जीने दो उसमें। और ये चारों वर्ग की ये संपत्तियां अलग करो। 5वीं संपदा जो जंगली लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वहां जंगल में रह रहे हैं, वो अभी नहीं मुख्य धारा में आए हैं, तो उनके लिए छोड़ दो। जंगल में तुम क्यों घुस रहे हो? तुम उनको देखने जाओ तो कॉरिडोर बना लो, बीच से ऐसे निकल जाकर और जाली बना लो ताकि तुमको कोई तीर ना मार दे। जाली के भीतर भीतर घुसते हुए निकल जाओ, शेर सूर सब आएंगे, देखो दुखो और निकल के बाहर चले आओ चुपचाप। देख लो उनको, लेकिन उनका ना जमीन छीनो, ना उनका पेड़ छीनो, ना उनकी लकड़ी छीनो, जो जैसे वैसे रहने दो। अगर वहां से कोई चीज निकालो भी, उससे कोई इनकम भी करो, तो उसको उन्हीं के लिए फेंसिंग बना दो, उनके लिए वहां तालाब खुदवा दो, उनके लिए वहां डैम बना दो, ये सब उनके लिए लगा दो। जंगल की एक भी इनकम राजकोष में नहीं आनी चाहिए। चारों तरफ उसमें फेंसिंग लगाओ हर जंगल में। किसान सुरक्षित हो जाएंगे, जंगल से आके सब किसानों का खेत चल जाते हैं।
आवारा पशु घूम रहे हैं यहाँ वहां, आवारा गायें, आवारा कुत्ते और सब बर्बाद कर रहे हैं मनुष्यों को। समाज से इनको बाहर करो। आवारा कुत्ते, आवारा पशु, सब इनको उठा के उसी जंगल में फेंसिंग लगा के और हर ग्राम पंचायत के सामने एक गेट रखो, वहां घुसा दिया करो। जब किसी को जरूरत है अंदर से बाहर ले आए, और जब जरूरत नहीं है अंदर छोड़ दे। सड़क पे क्यों छोड़ रहे हो? जिस सड़क पे जाओ आवारा पशु टहल रहे, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, आदमी का सिर फूट रहा है, हड्डी टूट रही। तो ये बदमाशी सब बंद हो सकती है। हमसे पूछ तो लो एक बार। जिसके पास अकल है उससे पूछते नहीं हो, जिसके पास ईमान है उससे पूछते नहीं हो, और जो बेईमान है उनको वोट दे दे के तुम चुपचाप चल रहे हो और भुगत रहे हो कष्ट। तो पहले न्याय धर्मसभा हमने इसीलिए बना दी कि न्याय धर्मसभा को वोट देकर अपना बना लो माहौल और ये संकट से छुटकारा पाओ, न्यायशील व्यवस्था अपनाओ, महालोकतंत्र लागू करो, द्वादश मताधिकारी, सारी समस्या खत्म। ये समस्या केवल नेपाल की नहीं, भारत की भी। तो भारत, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, इस सबको वास्तविक लोकतंत्र की जरूरत है। और ये जैसे ही आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो आशा है ये डॉक्टर साहब जी गुरु जी। बात स्पष्ट हुई होगी। प्रणाम गुरु जी। आपने बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में पूरे विश्व को बता दिया कि पूरे विश्व में दुर्व्यवस्था चल रही है, दुर्विधान है। पूरे विश्व की जनता भैंसों की तरह पशु है, जिन्हें ज्ञान प्राप्त करके अपने अधिकारों से सही अर्थ में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहिए। उस लोकतंत्र का ढांचा कैसे होगा, उसके क्या लाभ होंगे, ये सभी बातें आपने बहुत स्पष्टता से बताई। आप सबसे नम्र निवेदन है कि ये वीडियोस बहुत गहराई से सुने, सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुपों में भेजें। धन्यवाद।